which planets bless us with so much fame or social connections. में पॉपुलैरिटी देता है, लोकप्रियता देता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है राहु का, अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। दूसरा, जो हमें मान सम्मान मिलता है उसका केवल एक ही कारण है, वो है सूर्य देव। अगर आपको फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको लोग जाने, तो राहु का अच्छा होना जरूरी है। बट राहु हर बार पॉजिटिव वे में फेम नहीं देता है, कई बार वो नेगेटिव भी बना देता है व्यक्ति को। जैसे फेमस तो टेररिस्ट भी हैं, ओसामा बिन लादेन, पर जो सूर्य देव है ना, वो मान सम्मान बनाए रखते हैं व्यक्ति का। तो जो हमें फेम मिला है वो राहु और सूर्य का साइमल्टेनियसली जो एक दूसरे के ऊपर एक्सपेक्ट है हमारी कुंडली में, उसके बेस पे मिला है। और हर एक व्यक्ति के चार्ट में भी अगर राहु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो ऐसा जातक फेमस होगा ही होगा। भले ही वो सोशल मीडिया पे ना हो, पर उसके आसपास के लोग जो होंगे वो उसको बहुत अच्छी तरह रेस्पेक्ट करेंगे, उसको जानेंगे। ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सेम ही कॉन्सेप्ट है कि क्या है? देखिए, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ना, उसके अंदर सन साइन को बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है, ऐसा गलत नहीं है करना, परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3 मेन साइंस होती हैं, जिसके अंदर सबसे मेन है चंद्रमा, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लग्न राशि, और अंत में सूर्य राशि को भी हमने महत्व दिया है, परंतु उतना नहीं जितना चंद्र राशि और लगन को दिया है। अब एक बात आप सोच के देखिए, एक जो व्यक्ति होता है, ठीक है, एक महीने में सन जो है वो एक ही साइन में ट्रांजिट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी किस्मत और आपके महीने में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जिस महीने में आप पैदा हुए हो, उसका किस्मत आपके जैसा होगा, उसका पर्सनैलिटी सेम टू सेम आपके जैसा होगा? ऐसा होना नामुमकिन है। हर एक व्यक्ति के अपने यूनिक ट्रेड्स होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो चंद्रमा है वो हर एक भाव, जो हर एक राशि होती है, जैसे मान लीजिए आपका सेजिटेरियस साइन है, ठीक है, तो उस सेजिटेरियस साइन के 4 भाव किए गए हैं। एक राशि 30 डिग्रीज की होती है और उस राशि को 4 भाग में बांटा गया है, जिसको चरण कहते हैं, ठीक है। जो वो मून एक पर्टिकुलर चरण में होता है, ठीक है, उस मून के ऊपर अलग अलग प्लैनेट्स का इंपैक्ट आता है, वो राशि आपके लगन से कौन से भाव में पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ देख के प्रिडिक्शंस होते हैं आपके बारे में, जो कि 100% एक्यूरेट होते हैं अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो तो। लग्न या लगान, मतलब जो भी है, ये क्या है? मतलब ये एस्ट्रल बॉडी है, क्या है? देखिए, जो लग्न है ना, वो एक पर्टिकुलर साइन है जब हम पैदा होते हैं और वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है, ठीक है। यहाँ पे सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जैसा मैंने बताया कि जो हमारे सूर्य देव हैं, जो हमारे सन हैं, वो एक पर्टिकुलर साइन में 30 दिन के लिए रहते हैं, ठीक है। तो जिस साइन में सन होते हैं ना, वो साइन सुबह ईस्ट डायरेक्शन की तरफ राइज करता है, और जैसे जैसे वो सन साउथ डायरेक्शन में जाते हैं तो वो साइन साउथ डायरेक्शन में चले जाता है। ऐसे 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं, 12 साइंस होते हैं। और जब आप पैदा हुए और मान लीजिए आप दोपहर में पैदा हुए और सन आपका साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, और वो एरीज साइन में है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जो आपका लग्न होगा वो कैप्रिकॉर्न लग्न हो, ठीक है। ऐसे सन के हिसाब से हमारा एसेंडेंट बदलता रहता है। सन के जो हमारा ये गोचर होता है ना, सन लाइक सुबह उगते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं, इसी के बेस पे हमारी लग्न राशि डिसाइड होती है जब हम पैदा होते हैं। और ईस्ट डायरेक्शन में जो साइन राइज करे, ईस्ट डायरेक्शन में जो ज़ोडिएक साइन राइज करे, वो हमारा लग्न। चलिए, ये तो अभी थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही है, बट अभी और एक छोटा सा एक चीज जो है, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट और ये साउथ इंडियन चार्ट, ये दोनों भी अलग अलग है? ये दोनों एक्यूरेटली सेम है, बट देखने का नजरिया अलग है। जो हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट, इसको डायमंड चार्ट कहा जाता है, ओके, और डायमंड चार्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। जो हमारा साउथ इंडियन चार्ट है वो स्क्वायर टाइप में आता है, उसके अंदर राशियां फिक्स्ड रहती हैं, ठीक, उसमें लगन चेंज होता है बट राशियां उसी पर्टिकुलर भाव में रहती हैं, और उसको हम क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब दशा, डिग्रीज वगैरह सब कुछ एक्यूरेट। तो ये मंगल दोष क्या होता है भाई? क्योंकि मैंने तो पढ़ा है कि भाई ऑलमोस्ट 50% ऑफ पीपल का मंगल दोष एक ही टाइम पे होता है। ये शायद मैंने गलत पढ़ा है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? सिर्फ 50% नहीं,
60-70% लोगों का मंगल दोष होता है जब मंगल एक पर्टिकुलर भाव में हो। मंगल दोष कब उत्पन्न होता है? जब लगन से या चंद्र राशि से मार्स 12th हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में या 8th हाउस में हो, ठीक है, या फिर वो खुद लगन में बैठा हो, ठीक है, ऐसे में मंगल दोष उत्पन्न होता है। अब मंगल दोष को लोगों ने है ना बहुत मिथ बना के रखा है, कहते हैं भाई आपके पति मर जाएंगे, ठीक है, आप दोनों की बनेगी नहीं। मंगल दोष इज लाइक वो एक मांगलिक ऊर्जा होती है, मंगल की ऊर्जा होती है। मार्स इज द कारक ऑफ कमांडिंग, मार्स इज द कारक ऑफ एनर्जी, जो एक करेज होता है हमारा, है ना, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, जो हमें पूरी दुनिया के सामने खड़ा करने की, हमारा स्टैंड लेने की जो ऊर्जा है, वो मंगल देता है हमें, ठीक है। मंगल जब 12th हाउस में होता है, 4th हाउस में होता है, या लगन में होता है, या 8th में होता है, तो उसका इफेक्ट शादी के घर पे आता है या ऐसे जातक के खुद के ऊपर आता है। तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उसको खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब जैसा मैंने बताया कि मंगल है ना फिजिकल ऊर्जा भी है, मंगल कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई है। अगर एक व्यक्ति फिजिकल वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो ऊर्जा उसका दिमाग खराब करेगी। अगर एक व्यक्ति खाली बैठा है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, तो अगर एक व्यक्ति खाली बैठा है तो वो जो ऊर्जा जाएगी वो उस व्यक्ति के दिमाग में जाएगी, वो उसको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, या फिर गुस्से वाले थॉट्स आएंगे, इजीली इरिटेट हो जाएगा। तो एक मांगलिक और नॉन मांगलिक पर्सन शादी कर सकते हैं? बिल्कुल, बट उसके लिए उनका कुंडली मिलना, उनके गुण मिलना, उनका सूर्य कुंडली, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली पूरी तरह मिलना, ग्रह मित्री मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मंगल दोष के कारण शादी छोड़ी नहीं जा सकती, है ना। हमने तो ऐसे कई पार्टनर्स देखे, हमने कम से कम 5,500 कुंडली का एनालिसिस किया है, तो मंगल दोष है बट उनके गुण बहुत अच्छी तरह मिल रहे हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो कंपेटिबल है, तो वो सस्टेन कर पा रहे हैं, उनको पता है कि उस सामने वाले व्यक्ति को क्या पसंद है क्या नहीं, तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर गुण नहीं मिले, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैच नहीं है, अगर मंगल दोष भी है, तो सीधी सी बात है ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है वो मैरिड लाइफ थोड़ी खराब रहेगी। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर ये हमेशा एक अपने क्लाइंट को राय देता है कि शादी से पहले कुछ भी करो, शादी बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है, वो करने से पहले एक बार एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी चेक अवश्य कर लेना। हमने बहुत लोगों से सुना है कि भाई मैं मांगलिक हूं, क्या मेरा पार्टनर मर जाएगा? ये एकदम सरासर मिथ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि आपके पार्टनर मरने के योग हैं, तो उसके लिए अदर नेगेटिव प्लैनेट जैसे 7th हाउस लॉर्ड का कमजोर होना, 7th हाउस पे शनि, राहु, केतु और मंगल का साइमल्टेनियसली इफेक्ट पड़ना, या इनमें से कुछ एक योग भी घटित होता है और महादशा नेगेटिव है, देन देयर्स अ चांस। अदरवाइज सिर्फ मंगल दोष से मृत्यु होना इम्पॉसिबल के करीब है। चलिए, मंगल दोष के बारे में आपने हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, जबकि मालूम पड़ रहा है मंगल दोष है ही नहीं, मंगल का प्लेसमेंट है। ये 7.5 क्या होता है भाई? 7.5 तो मंगल दोष से भी ज्यादा सबको डरा के रखता है, तो 7.5 के बारे में जरा थोड़ा बताइए। जो 7.5 है, 7.5 का आप नाम सुन के समझ पा रहे हो कि 7.5 7.5 साल की होती है। शनि, हर एक प्लेनेट, जैसे मैंने बताया था कि सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए एक महीने का समय लेते हैं, वैसे ही शनि सबसे स्लो प्लेनेट है, ठीक है, वो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है। जब ये शनि आपका मून साइन से, मान लीजिए आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, आपके मून साइन से जब वो 12th में आता है, सेजिटेरियस में, धनु राशि में, तब आपकी 7.5 का प्रथम चरण शुरू होता है 2.5 साल का। जब शनि देव आपके सेकंड, मतलब आपके मून साइन के ऊपर आ जाते हैं, ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो वो आपका सेकंड चरण शुरू हो जाता है। और जब मून साइन से एक घर आगे शनि देव गोचर के दौरान आ जाते हैं, जो आखिरी 2.5 साल उनका जो फेज होता है, वो शनि 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण होता है। हर चरण का एक अपना महत्व है। शनि 7.5, अब सीधी सी बात है, 12th हाउस कोई भी घर से लॉसेस का भाव होता है, ठीक है, और कई बार इसको हम फेलियर्स का भाव भी कहते हैं, क्योंकि वो 8th हाउस से 5th है। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शनि 7.5 का जो पहला चरण होता है ना, जातक से उसका काम छीन लेता है, ओके, या उसके बहुत बड़े लॉसेस करवा देता है। शनि बहुत मंदा प्लेनेट है और चंद्रमा है हमारा मन, तो मन में नेगेटिविटी होना, हर चीज में विलंब होना, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसीपना, ये सब शनि 7.5 के गुण है। जब शनि 7.5 का सेकंड चरण चालू होता है, तो
शनि सीधा हमारे मन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। डिप्रेशन जैसी समस्या साढ़े साथी के मध्य चरण में होती है, और जो आखिरी चरण है वो हमारे कुटुंब का होता है, हमारे धन का होता है। ओके, तो धन कमाने में इश्यूज आते हैं, कुटुंबीजनों जो हमारे फैमिली मेंबर से इश्यूज आते हैं, साढ़े साथी ये होती है। बट हर एक व्यक्ति की साढ़े साथी खराब नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुंडली के लिए शनिदेव नेगेटिव नहीं होते। हमने तो कुछ ऐसे लोगों को देखा जो साढ़े साथी में करोड़पति तक बन गए, ठीक है, हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं। बट एक चीज कांस्टेंट रहती है साढ़े साथी में, वो रहती है हमारी मेहनत, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, और कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए उसको पार करने की क्षमता, ऑब्स्टेकल्स को पार करने की क्षमता, ये हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम साढ़े साथी सस्टेन कर पाएंगे, भले ही आपके लिए शनि नेगेटिव है। सुना है कि मुझे पता नहीं कितना सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने साढ़े साथी में ही प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम बने थे। अभी तक तो 7.5 साल ठीक ठाक ही चल रहा है। एज पर उनका नाम नरेंद्र मोदी, ठीक है। हमने जो इंटरनेट पे जो उनकी कुंडली पाई वो वृश्चिक राशि की थी, ठीक है। तो 2014 में सीधी सी बात है, शनिदेव 2.5 साल लेते अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, ठीक है। 2014 में वो वृश्चिक राशि के आसपास ही थे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने साढ़े साथी में ये उपलब्धि प्राप्त की, बट उसके लिए कुछ और भी उनकी दशाएं थी जिसके कारण उनको एक नेम फेम मिला। उनका कुंडली में नीच भंग राजयोग बना था चंद्रमा का, जिनके कारण वो लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर पाए और लोगों ने उनको वोट दिया। साढ़े साथी उनके लिए तो अच्छा ही करके गया, मैं मानता हूँ बाकी सब भी अच्छे ही होंगे, बट साढ़े साथी ने बुरा तो नहीं किया। तो मतलब हमें इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें लगता है कि आपने बोला कि अगर जॉब चली जा सकती है, धन में तकलीफ हो सकती है, बट शायद कोई और वे से हमें बेनिफिट हो जाए उसके बाद में, अगर आप अच्छा कर्म करो। तो मैंने जो सुना है कि शनि आपको बाद में पैसा देके या वेल्थ या फेम जो भी है बाद में देके ही जाएगा। ये सही बात है कि जो शनि अगर आपको देगा तो रह जाता है, वो जो शनि हमें देता है वो रह जाता है। जैसे मैंने कहा, शनि स्लो प्लेनेट है, हर चीज स्लो देता है और लंबे समय के लिए देता है। शनि को स्टेबिलिटी का कारक भी कहा जाता है। बट जो आप कर्मों की बात कर रहे हैं, जो आप कर्म की बात कर रहे हैं, वो पिछले जन्म से निर्धारित होते हैं। हम मान लीजिए पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, उसके बेस पे जब अंतरिक्ष में ये ग्रहों का वितरण होता है और वो एक पर्टिकुलर डिग्रीज पे रहते हैं, ठीक है, उस समय हमारा जन्म रहता है, तो हमारे कर्म तो वहीं से डिसाइड हो जाते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा बुरा। अगर कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, सीधी सी बात, आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। अगर वही शनि की प्लेसमेंट नेगेटिव है तो पूर्व जन्म के कर्म आपके ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, ओके। क्योंकि शनि को तो कर्म का देवता कहा गया है, न्याय का देवता शनिदेव, है ना। जो शनि का जो बेनिफिट रिजल्ट्स हो सकता है, जो जैसे मोदी साहब ने यही टाइम पे सक्सेस मिला उनको, तो शायद ये पूर्व कर्म के मिला हो, या फिर अभी वो चीफ मिनिस्टर भी तो थे ना, तभी तो उनका साढ़े साथी नहीं चल रहा था, तभी शायद कुछ और योग वगैरह चल रहा होगा, बट वो शायद तभी उनको इफेक्ट ना मिलके शायद अभी मिला हो, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जब वो चीफ मिनिस्टर थे ना, तब उनको गुजरात के लेवल पे हर कोई जानता था, ठीक है। पर जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको वर्ल्ड वाइड, आज वो कितने फेमस है ना, वर्ल्ड वाइड उनको हर कोई जानता है। दैट डिपेंड ऑन देयर दशा। यस, शनि का रोल है, उनको उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ खराब नहीं है, ठीक है। उनका शादी में इश्यूज आ गया, अब सोचिए बुढ़ापे में जाके शनि ने उनको अच्छा प्रभाव दिया, बुढ़ापे में जाके, क्योंकि उनका चंद्र राशि शनि के लिए फेवरेबल नहीं था। वृश्चिक राशि शनि कभी उसको सपोर्ट नहीं करता, मंगल की राशि। अच्छा, बट आपका कहना एकदम सही है कि शनि लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है और बड़े लेवल पे सक्सेस देता है। तो भले ही होगा वही जो आप चाहते हो, पर तब नहीं जब आप चाहते हो, यही शनि है।